हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आज की क्लास जो है वो इंग्लिश की है। तो आइए इंग्लिश के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इंग्लिश को जानते हैं, समझते हैं और इंग्लिश को सीखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। तो इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक्स ग्रामर पर। तो इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश हम लोग जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को इसीलिए, जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो हम लोग क्या करते हैं आज के समय में इंग्लिश को केवल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, यानी ग्रामर सीख लिए, ग्रामर पढ़ लिए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर अचीव या गेन कर लिए, बस केवल इंग्लिश का यहीं तक इम्पॉर्टेंट समझते हैं। पर लेकिन इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट यहीं तक नहीं है। इंग्लिश जब एक लैंग्वेज है तो इसे लैंग्वेज के आधार पर भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि हमें अपने भाव या विचारों की अभिव्यक्ति हमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी करना चाहिए। वो तो ठीक है कि हम हिंदी भाषीय क्षेत्र भारत में रहते हैं तो अपने भाव या विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी में कर ले जाते हैं, पर लेकिन समस्याएं वहाँ क्रिएट हो जाती हैं जब हम किसी इंग्लिश भाषीय क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पर भाव या विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो भी इंग्लिश जानते हैं, टूटी फूटी जो भी इंग्लिश है उसे कम से कम बोलने का प्रयास कीजिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए। अब रही बात इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो अगर देखा जाए तो क्या है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं या वाद विवाद या संवाद करते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आप इंग्लिश के इम्पोर्टेंट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को हमें बोलने का भी प्रयास करना चाहिए। और रही बात एक और कि आज के समय में मोर देन 15 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही क्या है, इंग्लिश है। और इंटरनेशनल पर जो भी वर्क किए जाते हैं वो सब उनके लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। तो इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए और बोलने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय में लोगों की इंग्लिश बोलने की इच्छा होती है, पर लेकिन कहा जाए हेजिटेशन उनके अंदर इतना होता है कि वो इंग्लिश को बोल नहीं पाते। तो हमें हेजिटेशन को दूर करना है और हमें इंग्लिश बोलने सीखना है। तो दूसरों को माइंड ना कीजिए आप कि दूसरा कोई क्या आपके बारे में सोचता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि आप कम्युनिकेट कीजिए लोगों से। अगर आप गॉसिप कर रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के कहा जाए प्रॉपरली यूज कीजिए, क्योंकि यूज करने से ही जब आपके हैबिट में वो चीज़ें आ जाएंगी तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी कहा जाए एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अब रही बात इंग्लिश कैसे सीखें, तो सीखने के लिए क्या है कि आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, या अगर आप न्यूज़पेपर के डेली जो कंटेंट्स होते हैं उसे पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर न्यूज़पेपर में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो नॉवेल या कोई भी बुक ले लीजिए जो इंग्लिश में हो, इंग्लिश में पढ़िए उसे और उसे समझने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से आपकी इंग्लिश स्पोकन का कहा जाए अच्छा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा और आपकी जो इच्छा है इंग्लिश सीखने की वो आप सीख पाएंगे। तो चलिए आइए आगे अब चलते हैं और एक बात और हम जान लेते हैं कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर हम एक प्रॉपर सेंटेंस का यूज करते हैं। तो जब हम प्रॉपर सेंटेंस का यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें क्या करता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है, इसी को सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ग्रामर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो इंग्लिश क्लास होगी वो ग्रामर पर होगी। तो ग्रामर में आज हम शुरू करेंगे बेसिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के जो ब्रीफ डिफिनेशन होते हैं उसे हम समझेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम कहा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक टॉपिक्स
का डिटेल्स में हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे और उसे समझेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है उसे भी हम सेंटेंस के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आइए आज ब्रीफ डिटेल्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूं कि आपको इंग्लिश क्या है ये समझ में आ गया होगा और वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को पार्ट्स ग्रामर से और वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से चीज़ों को पढ़िए देखिएगा। तो चलिए जैसा कि आज की क्लास है ग्रामर GRAMMAR और रही बात आप इसे लिखते रहिए क्योंकि जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं इनका कहा जाए करेक्ट स्पेल्ड के रूप में पूछ सकता है। इसीलिए जो चीज़ लिखे उसे आप एक बार दो बार रिवाइज कम से कम करते रहिए क्योंकि कई एग्जामों में ग्रामर का कहा जाए ग्रामर की स्पेलिंग पूछ लिया है उसने कि इसमें इन चारों ऑप्शन में से ग्रामर की कौन सी स्पेलिंग सही है या गलत है। तो करेक्ट स्पेल्ड में भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। तो चलिए ग्रामर में हमें पढ़ना है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे क्या कहते हैं हिंदी में शब्दों के प्रकार, क्योंकि एक सेंटेंस का अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ही हुआ है शब्दों के प्रकार। इसीलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत होती है सेंटेंस को समझने के लिए। जब हम शब्द समझ जाते हैं तो हम सेंटेंस को कहा जाए प्रॉपरली तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ये आप कक्षा 5, 6, 7 या 8 में आपने पढ़ रखा है। इसके कुछ डिफिनेशंस भी आपने पढ़ रखे हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी आज डिस्कशन करेंगे ताकि आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। सही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहले टाइप जो होते हैं वो क्या है, नाउन। तो नाउन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला हम लिखते हैं क्या, नाउन, NOUN। नाउन इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। हिंदी में अगर हम इसे जानना चाहते हैं तो हिंदी में इसे कहते हैं संज्ञा। अब रही बात नाउन के डिफिनेशन की, तो नाउन के डिफिनेशन के तौर पर हम क्या जानते हैं, नाउन के डिफिनेशन के तौर पर हम जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये हमने क्लास 5, 6 जिस भी क्लास में होगा उसमें हमने इसे पढ़ रखा था। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और शब्दों को जानते हैं कि और किसे नाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं या जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सभी क्या है, नाउन है। इसे हम कह सकते हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें होंगी उनका कुछ ना कुछ तो नाम तो है ही। तो उसी नाम के साथ उन्हीं नामों को तो हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चाहे तो वो चीज़ें जो होंगी कि तो पर्सन हो सकती हैं, कि तो प्लेस हो सकता है, कि तो एनिमल हो सकता है, या फिर कह सके कोई थिंग्स हो सकती है। तो इसे कहते हैं नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे राम कौन सा एग्जाम्पल, जैसे हम कहें बुक, जैसे हम कहें और क्या कह सकते हैं, कैट। यहाँ पर राम क्या है, पर्सन है, बुक क्या है, थिंग्स है, कैट क्या है, एनिमल है। और इसी तरीके के एक दो चीज़ अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे फीलिंग जो हम चीज़ महसूस करते हैं वो चीज़ें क्या होती है, वो भी क्या है, नाउन।
फीलिंग। फीलिंग भी क्या है, नाउन है आपका। और रही बात एक और चीज़, आइडिया जो है वो भी आपके क्या हैं, आइडिया जो हमारे विचार होते हैं वो भी क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से ETC आप समझ सकते हैं। आगे वो जो है वो सभी क्या है, नाउन है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाउन समझ पाए होंगे। इसका डिटेल्स में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे, नाउन्स के जो टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं उनके डिफिनेशंस को पढ़ेंगे और उनका एग्जाम के दृष्टिकोण से किस प्रकार क्वेश्चंस नाउन पर बनते हैं इसे हम समझेंगे। तो चलिए इसे मैं वाइप आउट करता हूँ और अगला जो हमारा होता है प्रोनाउन उसे लेते हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, ब्रीफ में समझते हैं। अब आपका सेकेंड नंबर पार्ट ऑफ स्पीच क्या आता है। सेकेंड नंबर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे आप कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, ध्यान से पढ़िए आप लोग। अब प्रोनाउन को अगर देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक शब्द होता है आपका प्रो, एक शब्द का आपका होता है प्रो और दूसरा होता है आपका नाउन। यानी शब्द से ही हमें पता चल जाता है प्रोनाउन के बारे में। प्रो का मतलब होता है, प्रो का अगर हिंदी अर्थ देखें तो समर्थक। प्रो का अगर हिंदी अर्थ देखें तो समर्थक होता है, या फिर के लिए। के लिए, ये दो शब्द, ये दो चीज़ें होती हैं प्रो के मतलब। प्रो मतलब समर्थक, प्रो मतलब के लिए, और नाउन मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, संज्ञा। यानी कि अब कह सकते हैं, यहाँ से हमें डिफिनेशन मिल जाता है कि नाउन के समर्थन में जिस शब्द का हम यूज करते हैं या नाउन के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो वर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, दे, दिस एंड दैट और दैट, ETC। इसी तरीके से और भी हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप प्रोनाउन को समझ गए होंगे। आइए सेंटेंस के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। सेंटेंस में इसे किस तरीके से देखते हैं हम, सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पर हमने ब्रीफ में लिखा हुआ है इसे। जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, ही डज, इसे आगे लिख देते हैं, ही डज नॉट लाफ एट बेगर्स। अब यहां पर आप देखिए कि प्रोनाउन का कैसे यूज हुआ है। जैसे हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम यहां पर क्या है, नाउन पर। लेकिन आगे के सेंटेंस में आप देखें तो राम के लिए यहां पर एक शब्द आया है ही, राम के लिए शब्द आया है ही। इसी ही को ही कहते हैं प्रोनाउन, इसी ही को कहते हैं क्या, प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने देखा, और इसका यूज क्यों करते हैं हम, क्योंकि सेंटेंस में बार बार नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि आप सेंटेंस के माध्यम से भी प्रोनाउन को समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो है उसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा, वरना आप पेन डाउन करके रखिए, एक नोट्स बनाइए और इसे लिखिए। तो चलिए आगे समझते हैं कि अगला क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे भी जान लेते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता है। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आप ले लीजिए तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण,
इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो आइए विशेषण को समझते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। सॉरी, विशेषण जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। अब रही बात ये, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये किसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम समझते हैं ये डिस्क्राइब किस किस चीज़ को करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर कहा जाए तो ये इट्स मीनिंग, अपने ही मीनिंग को ये डिस्क्राइब करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग। और खुद के अर्थों को, खुद के अर्थ को भी डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। हमने कहा एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। या तो ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, या इट्स मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर वर्ड ले लेते हैं, जो कि वर्ड क्या है? वर्ड जो हैं वो क्या है? जैसे स्मॉल, स्मॉल, बिग, बिग, लिटिल, लिटिल, ब्लैक, ब्लैक, इसी तरीके से ETC। इस तरीके से जो वर्ड है वो सब क्या होते हैं? वो सब एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नाउन किसी नाउन के पहले आएंगे, किसी नाउन के बारे में बताएंगे, ये भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। या फिर कहा जाए जो ब्लैक है ये स्वयं की भी, कहा जाए स्वयं के बारे में भी डिस्क्राइब करता है। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। सेंटेंस के माध्यम से अगर आप इसे समझेंगे, जैसे हम सेंटेंस कहें संदीप, संदीप bought, संदीप bought a black leather जैकेट। अगर हम कहें, ये सेंटेंस में आप देखिए कहाँ पर एडजेक्टिव है। अगर हम सेंटेंस कह रहे हैं संदीप बॉट अ ब्लैक लेदर जैकेट, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैकेट क्या है? जैकेट नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आया है लेदर, कि वो जैकेट किसका है? वो जो जैकेट है वो लेदर का है। अब यहाँ पर लेदर को भी डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आया है कि वो लेदर कैसा है, यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड और आया है जो कि ब्लैक है। तो ये भी क्या हुआ कि एडजेक्टिव। इसीलिए हम कहा जाए, यहाँ से आप समझें तो इसने कहा है कि इट्स मीनिंग, अपने ही मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये खुद आता है। तो यहाँ पर आपने, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आप समझ गए होंगे कि इट्स मीनिंग स्वयं की मीनिंग को या स्वयं के अर्थों को भी डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स आते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एडजेक्टिव आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब नेक्स्ट आपका वर्ब है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वर्ब। तो वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब है, हिंदी में इसका अर्थ होता है क्रिया। अब क्रिया क्या है? क्रिया जो है, क्रिया एक शब्द होता है। अब ये शब्द जो है वो क्या करता है? किसके बारे में हमें बताता है या किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? तो चलिए, जो वर्ब होता है वो किसी पर्सन या थिंग्स के, वो किसी पर्सन या थिंग्स के कहा जाए बारे में हमें बताता है। और वो क्या बताता है? किसी पर्सन, पर्सन, पर्सन या थिंग्स के बारे में हमें बताता है। और ये पर्सन या थिंग्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? पर्सन या थिंग्स के हमें एक्शन को बताएगा, एक्शन, एक्शन को बताएगा, एक्शन को बताता है। ये एक्शन के बताने के बाद हमें बताता है पोजेशन, पोजेशन को बताता है। या फिर हम कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि बीइंग, बीइंग, और इसे थोड़ा सा और हम आगे लिखते हैं,
और ये क्या बताता है, किसी पर्सन या थिंग्स के स्टेट अवस्था को बताता है। तो आपने देखा कि वर्ब जो क्रिया जो होती है वो क्या होती है, किसी पर्सन या थिंग्स के एक्शन को बताता है, या पोजीशन या थिंग्स पोजीशन या बीइंग को बताता है, या फिर स्टेट को एक्सप्लेन करता है ये। तो जैसे अगर हम उसके एग्जाम्पल वर्ड्स के माध्यम से समझें तो वो क्या है, जैसे एग्जाम्पल वर्ड्स के माध्यम से समझें, इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वो है आपका जैसे स्लीप वॉक, ईट, और हम कहें हैज या हैव, या हम कहें वाज या वर, ETC। इस तरीके से ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं, वर्ब्स को यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, यानी कि ये वर्ब्स जो होता है वो किसी पर्सन या थिंग्स के एक्शन को बताता है, पोजीशंस को बताता है, या स्टेट उसकी अवस्था के बारे में हमें बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से समझें, सेंटेंस के माध्यम से हम जैसे समझने का प्रयास करें, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं कि रीतु किक अ बॉल। अब यहां पर आप देखिए कि वर्ब कहां पर है, हमने कहा कि ये किसी पर्सन के एक्शंस को बताता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि रीतु का एक्शन क्या हुआ, किक्ड का हुआ, यानी कि उसने कहा जाए कि रीतु ने पैर से गेंद को मारा। तो यहाँ पर आप देखें कि रीतु के द्वारा किया गया कार्य क्या है, किक। तो इस तरीके से किक आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्योंकि ये किसी पर्सन के यहाँ पर क्या कर रहा है, पर्सन के एक्शन को बता रहा है। तो इस तरीके से चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि इसके बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ध्यान से पढ़िए, ब्रीफ में चल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बड़े ही नॉर्मली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपका आता है क्या, एडवर्ब। इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इसे जानते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब आइए ये क्या है इसे देखते हैं। ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब या मोडिफाई द मीनिंग ऑफ, हम कह सकते हैं ये क्या है, डिस्क्राइब या मोडिफाइज द मीनिंग। हमने यहां पर लिखा डिस्क्राइब या मोडिफाई द मीनिंग। अब कहा जाए, ये प्रश्न उठता है कि ये किसके मीनिंग को मोडिफाई या डिस्क्राइब करता है। तो आइए हम जानते हैं, जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब या मोडिफाई करता है मीनिंग। किसके कहा, यहाँ पर प्रश्न उठता है किसको ये मोडिफाई या डिस्क्राइब करता है। तो आइए हम देखते हैं, ये वर्ब को डिस्क्राइब या मोडिफाई करता है। और इसी तरीके से आप देखें तो ये डिस्क्राइब या मोडिफाइड करता है किसे, एडजेक्टिव को भी ये क्या करता है, डिस्क्राइब या मोडिफाई करता है। और अनदर एडवर्ब, अदर एडवर्ब। यहां पर आपने देखा कि ये जो एडवर्ब होता है वो किस किस को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखा जाए तो ये डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करेगा किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब होंगे, उसे ये डिस्क्राइब करता है। चलिए आखिर देखते हैं, ये वर्ड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। शब्द कौन कौन से इसके लिए आते हैं। जैसे हमने कहा
एग्जाम्पल के तौर पर शब्द कौन कौन से आते हैं यहाँ इसके लिए शब्द आता है बोल्डली, बोल्डली, क्विकली, क्विकली, यहाँ पर आपने देखा बोल्डली, क्विकली, ऑलवेज, ऑलवेज, इसी तरीके से ETC करके और भी शब्द आते हैं जो कि क्या करते हैं, ये वे वर्ड्स होते हैं, ये क्या है, ये वे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब हैं। ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, या फिर ये अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं। अगर आप इसे समझने का प्रयास करें शब्दों के माध्यम से, तो शब्द के माध्यम से आइए हम वर्ड्स लिखते हैं कि शब्द के माध्यम से इसे कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस, ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, और सेंटेंस के माध्यम से हम लिखते हैं क्या, जैसे हम कहें शिल्पा, शिल्पा ईट क्विकली, शिल्पा ईट क्विकली। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा हुआ है, तो हमने कहा ये यहाँ पर आप देखिए डिस्क्राइब करता है ये किसे, वर्ब को। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना। अब इस खाने की जो खाने का जो एक्शन हो रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड आया हुआ है क्विकली। तो ये क्विकली आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब, एडवर्ब, यही आपका क्या है, एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में हम समझते हैं जो हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है। ये कौन सा था, ये पांचवा था। अब हम आते हैं छठे पर, और छठे को भी समझते हैं। क्या हो रहा है, वीडियो लंबा तो नहीं बन रहा है अभी? चलिए अभी समय है, आइए इसे भी कहा जाए इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपका अगला आता है, क्या आपका अगला आ जाता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। हम अगला लेते हैं प्रेपोजिशन, 6 नंबर प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन मतलब क्या होता है, ये संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, संबंध सूचक शब्द इन्हें कहा जाता है, संबंध सूचक शब्द ये होते हैं, ये संबंध बताते हैं। अब ये संबंध बताते हैं तो ये किसके बारे में संबंध बताते हैं, ये हम जान लेते हैं। ये रिलेशन, रिलेशन वर्ड्स कह सकते हैं। यानी रिलेशन वर्ड्स कहने का मतलब यही है कि ये किसी नाउन का किसी अदर नाउन के साथ संबंध बताएंगे, या किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ ये संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। कौन, प्रेपोजिशन। जैसे प्रेपोजिशन के तौर पर हम समझ लें, जैसे इसमें क्या होता है, हमने क्या कहा, एक बार से रिपीट कर देता हूँ। ये वे शब्द होते हैं, प्रेपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, पहले यूज हो करके किसी अन्य नाउन के साथ या किसी अन्य अदर वर्ड्स के साथ उसका संबंध बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम इनके वर्ड को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड देख लिए तो इन, बाई, ऑन, एट, बिहाइंड, बिटवीन, इसी तरीके से और भी ढेर सारे वर्ड्स आते हैं जो कि क्या है, प्रेपोजिशन है। अब जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझ लें, सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझें तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखकर समझाना चाहते हैं इसे आपको, कि सेंटेंस के माध्यम से भी आप समझ जाइए। बाकी डिटेल्स में चर्चाएं अगले नेक्स्ट वीडियो में की जाएंगी। जैसे सेंटेंस का है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड द बैंक। यहां पर आप देख रहे हैं कि देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड द बैंक। टेम्पल यानी एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ,
यानी यहाँ पर दिखाया गया है किसके माध्यम से कहा जाए, संबंध इसका दिखाया जा रहा है बिहाइंड के माध्यम से। इसका हिंदी आप अर्थ निकालते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, कहाँ, बिहाइंड यानी बैंक के पीछे कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर बिहाइंड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, जो कि क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। आइए नेक्स्ट पार्ट आप स्पीच लेते हैं, जैसा कि 7वां नंबर पर आपका आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसे आप कहते हैं हिंदी में संयोजक, यानी हम कह सकते हैं ये संयोजक शब्द होते हैं। संयोग कराने का मतलब अब ये कनेक्टर के तौर पर यूज होते हैं। जैसे हम कहें ये कनेक्टर होते हैं, किस को कनेक्ट कराते हैं आपस में एक दूसरे को, तो ये होता है वर्ड्स की, तो वे वर्ड्स होंगे जिन्हें कंजंक्शन कनेक्ट कराते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं ये सेंटेंस, यस सेंटेंसेस को कनेक्ट कराते हैं। तो जो हमने देखा यहाँ पर कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कनेक्टर की तरह यूज होते हैं सेंटेंस में, या वर्ड्स के साथ, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ। चलिए देखते हैं वर्ड कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज कंजंक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, वर्ड्स देख लें हम, जैसे बिकॉज, और, एंड, बट, etc। और भी इसी तरीके के कई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कहा जाए कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी वो वर्ड्स को कनेक्ट कराते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, या फिर हम कह सकते हैं सेंटेंस को कनेक्ट कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें सेंटेंस के माध्यम से कि सेंटेंस में कहाँ पर इनका यूज हुआ है। तो जैसे हम कहें एक सेंटेंस, आई टूक अ टैक्सी बिकॉज आई हैड सम लगेज। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में देखते हैं बिकॉज की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, BECAUS, बिकॉज। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेंटेंस में देखें तो आई टूक अ टैक्सी बिकॉज आई हैड सम लगेज। यहाँ पर एक सेंटेंस ये है आई टूक अ टैक्सी, और दूसरा सेंटेंस आई हैड सम लगेज, और इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए वर्ड आया है बिकॉज। यही हुआ आपका क्या, कंजंक्शन, यही हुआ आपका कंजंक्शन। आइए लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, इंटरजंक्शन। उसे भी देख लेते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो में ब्रीफ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चाएं कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम डिटेल्स में चर्चाएं करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट आपका 8वां आ जाता है इंटरजंक्शन, जिसे आप कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। हिंदी में आप इसे जानते हैं विस्मय सूचक शब्द के नाम से। और इसके साथ हमेशा ये शब्द जब आते हैं तो इनके साथ हमेशा एक मार्क होता है जिसे आप कहते हैं एक्सक्लामेशन। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ये मार्क्स हमेशा कहा जाए इंटरजेक्शन जो वर्ड होते हैं उनके साथ ये मार्क्स हमेशा लगा रहता है। अब वर्ड के माध्यम से हम समझ लें, वर्ड्स के माध्यम एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। अब वर्ड्स के माध्यम से हम देखें कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो जिनका यूज इंटरजेक्शन के तौर पर यूज होता है। वो क्या है, ओ लिख करके एक्सक्लामेशन, या चाहे लिख करके एक्सक्लामेशन, वो लिख करके एक्सक्लामेशन सिंबल। इसी तरीके से और भी ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। तो
अब सेंटेंस के माध्यम से भी इसे समझ लिया जाए, सेंटेंस में इसका कहाँ कैसे यूज होता है। सेंटेंस के माध्यम से हम इसे देखें तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, वो एक्सक्लेमेशन व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इस तरीके से आपने देखा वो का यूज पहले हुआ है, तो यहाँ पर वो क्या है आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड हुआ। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आज ब्रीफ डिफिनेशन के साथ जो क्लास थी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, आप अपनी समस्याओं को कमेंट्स जरूर करिए कि आपको किस टॉपिक्स में या किस चैप्टर में समस्याएं होती हैं, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे इंग्लिश की, ताकि हम आपकी समस्याओं पर भी, जैसे हमारे पास ढेर सारे समस्याएं अगर कलेक्ट हो जाएंगी तो हम उन पर भी जैसे 10, 15, 20 तो हम उन चैप्टर पर भी एक वीडियो बना करके कहा जाए अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों की भी समस्याएं दूर होती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।